नरेंद्र मोदी ने जिस समय शपथ ली थी उसी समय बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। 400 पार के आंकड़े की बात करते करते वो 240 पे आए। सबसे बड़ी चुनौती जो पिछले 1.5 साल से देश के सामने खड़ी है वो मणिपुर की, कि पूरे देश का युवा 24 लाख युवा परेशान है नीट की परीक्षा में। राज्य का मंत्री कह रहा है, कृषि मंत्री की 100 रुपए किलो दाल मिल रही, कहाँ मिल रही है दाल? ये 90 डिग्री पर झुक रहा है, वो पार्टी का अध्यक्ष है, उससे क्या उम्मीद करोगे? सामने खड़े लोग, अब आप उनकी जबान बंद नहीं कर सकते। ताकत का नंगा नाच महाराष्ट्र में हुआ, उसका उत्तर कहाँ मिला? लोकसभा चुनाव में। जनता इन्हें जो जवाब देने वाली है ये अपने को दिखेंगे नहीं। कर सकते थे गुनाह, उसके आधार पर हमने धरा था। हाँ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले नरेंद्र मोदी जी को तीसरी पारी में 1 महीने का समय पूरा हो गया। 1 महीने का समय किसी भी सरकार के कामकाज के आकलन या उसके प्रदर्शन को लेकर बहुत कम होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की ये तीसरी पारी है। बीते 10 सालों से वे सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री हैं, और बीता जो 2 कार्यकाल उनका रहा है वो एक अलग अंदाज में रहा है। एक उनका जो कामकाज का तरीका था अलग था, लेकिन इस बार मोदी 3O, अब नरेंद्र मोदी जी खुद की सरकार को एनडीए की सरकार कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे मोदी सरकार। यानी बदला बदला है पूरा का पूरा माहौल, रुख, और बदले बदले हैं सरकार। यदि हम बीते 30 दिनों को उठाकर देखें तो ये 3O जो है ये नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत उत्तम नहीं रहा है। आरंभ से ही जिस तरीके की कठिनाइयां, परेशानियां दिखी वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। प्रकृति भी कहीं ना कहीं देश पर कहर बरपा रही है, तो विपक्ष ने जमकर सरकार को घेर कर रखा हुआ है। हमले दल हमले विपक्ष सत्ता पर कर रहा है, प्रधानमंत्री पर कर रहा है, और जवाब जो आने चाहिए वो प्रधानमंत्री जी की ओर से नहीं आ रहे हैं। देखने में यही आ रहा है कि बातें इधर उधर की ही ज्यादा हो रही हैं, और 30 दिनों में हम कह सकते हैं 30 नाकामियां, 30 सवाल। प्रधानमंत्री जी तो सदन हो, सड़क हो, विपक्ष के सवालों का जवाब देते नजर नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं उनके हालात या उनकी सरकार की स्थिति बगले झांकने वाली रही हैं, और विदेश को नाप रहे हैं। वे अभी मॉस्को और ऑस्ट्रिया की यात्रा से लौटे हैं, और कठिनाइयां निरंतर बढ़ रही हैं। अब जवाबों का इंतजार न केवल विपक्ष को होगा बल्कि देश को भी है। तो जो प्रधानमंत्री जी की जो तीसरी पारी है, 3O है, एनडीए की जो सरकार है, इसके 30 दिन पर तो 30 असफलताएं, 30 सवाल, 30 नाकामियां, कठिनाइयां, इन सब विषय पर बातचीत करने के लिए हम चलेंगे एक खास मेहमान के पास। खास मेहमान है अरुण दीक्षित साहब। अरुण दीक्षित जी से हमारा जो सुधी दर्शक है 4 PM का परिचित है, उन्हें पहचानता है, जानता है। और अरुण दीक्षित जी का 4.5 दशकों का लंबा अनुभव है पत्रकारिता के जीवन का। नवभारत टाइम्स के वे संपादक रह चुके हैं, और इसके अलावा वे अब फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर आप सब उन्हें देखते हैं, बेबाकी से बात करते हैं, शानदार बात करते हैं, पूरे देश की राजनीति पर उनकी निगाह नजर होती है, खरा खरा बोलते हैं, शानदार बोलते हैं। तो हम चलेंगे अरुण दीक्षित जी के पास। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपका इस खास कार्यक्रम में। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। अरुण जी, हम बात आज कर रहे हैं मोदी 3O के 30 दिन में 30 नाकामियां, 30 बड़े सवाल, 30 कठिनाइयां, और ये पा रहे हैं कि वे देश में तो नहीं समय निकाल पा रहे, विदेश घूम रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। अभी उन्हें हाल ही में मॉस्को और ऑस्ट्रिया का दौरा किया है, वहां से लौटे और वहां आपने उनको देखा है। क्या कहिएगा 30 दिन के उनके परफॉर्मेंस पर? इस बार ये पा रहे हैं कि वो उस अंदाज में नहीं है, डिफेंसिव जो है वो मुद्रा में दिखते हैं, और विपक्ष जबरदस्त तरीके से आक्रामक है। क्या कहिएगा?
संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नरेंद्र मोदी ने जिस समय शपथ ली थी, उसी समय बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में। उसके बाद एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई। ये चुनौतियां, ये जो दो घटनाएं थी, ये संकेत हैं कि जब वो लगातार जो बातें कर रहे थे, अब वो ये नहीं कह सकते। हालांकि अभी भी वो जब भी कहीं जाते हैं तो 2014 से पहले की बात करते हैं, और विदेशों में कोई उनके सामने खड़े होकर ये नहीं पूछ सकता कि 10 साल में आप क्या कर रहे थे। लेकिन ये जो चुनौतियां आई और उनके सामने कमजोर नरेंद्र मोदी, पहले 10 साल में तो पूरी ताकत के साथ थे, तो 400 पार के आंकड़े की बात करते करते वो 240 पे आए और बैसाखियों पर है, पर उनका घमंड कम नहीं हुआ है। घमंड और जो अहम है, वो दोनों चीजें लगातार बढ़ रही हैं। वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि वो एनडीए की सरकार के मुखिया हैं। वो चाहे रूस में जाके बात कर रहे हो, चाहे कहीं और बात कर रहे हो, तो उनको अपनी तुलना पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कर रहे हैं। वो परिस्थितियां कितनी अलग हैं, तब क्या हालात थे, आज क्या हो रहा है, तब क्या था, आप क्या हो, किस आधार पर हो, इस पर तो बात वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मीडिया से वो बात करते नहीं है। जो होता है प्रायोजित होता है, सवाल लिख के दे दिए जाते हैं, कभी मस्खरे बुला लिए जाते हैं जो पूछते हैं कि आप चूस के खाते हो आम को या काट के खाते हो। ये प्रधानमंत्री का इंटरव्यू होता है, और प्रधानमंत्री जी ऐसी ऐसी बातें मीडिया के सामने कर लेते हैं जिनको 5 साल का बच्चा सुन के हंसता है। पर जो गंभीर चीजें हैं, चारों तरफ चुनौतियां हैं, आप कहां से शुरू करेंगे? कश्मीर से उसी दिन हो गया, नॉर्थ ईस्ट की स्थिति अलग हो गई, दक्षिण में भी समस्याएं कम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उन पर बात नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी इसमें कि मैंने 10 साल में ये कर दिया। जब भी कोई बात जो देश हित में नहीं है, जो कुछ, उसके लिए 10 साल पीछे चले जाएंगे। 14 से पहले, जैसे 14 से पहले, 2014 से पहले इस देश में लोग रहते ही नहीं थे, जिंदा नहीं थे, या तो उनके पास खाने को नहीं था, या वो आदिम युग में पत्ते लपेट के रहते थे। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन आज जो चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौती जो पिछले 1-1.5 साल से देश के सामने खड़ी है, वो मणिपुर की। उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। ये कहा गया था कि कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के साथ वो आतंकवाद खत्म हो गया। तो आप देखिए रोज वहां क्या परिस्थिति, आतंकी हमले हो रहे हैं, उस पर बात नहीं होगी। ये कहा गया था कि पूर्वोत्तर की सारी समस्याएं खत्म हो गई, क्योंकि सब जगह बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन निकला क्या है? अरुणाचल में चीन घुस गया है, चीन ने बॉर्डर पे गांव बसा लिए हैं, प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे। लद्दाख के लोग अपने लिए वो सब चीजें मांग रहे हैं जिनका वायदा किया गया था 370 की उपधारा खत्म करते हुए। वो रोज धरना दे रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि कहां तक चीन घुस गया है, चीन क्या कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह पे चीन का नाम नहीं आ रहा है। अब क्या क्या कराएं, कहां से शुरू करें? मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक है, उसके नहीं, अलावा आप और उठाइए, अग्निवीर है, अग्निपथ, कोई किसी पे जवाब नहीं। मैं उन्हीं मुद्दों पे आ रहा था कि ये तो वो है। अब आंतरिक रूप से ले लीजिए कि पूरे देश का युवा, 24 लाख युवा परेशान है नीट की परीक्षा में जो पर्चा लीक हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक आदत पड़ गई है कि जो अगर उनके साथ खड़ा है वो भले ही कत्ल करके आए, वो उसे बचाएंगे। क्योंकि जो अथॉरिटी है, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी, उसका जो मुखिया है जिस पर ये सारी बात जा रही है, वो उनका अपॉइंट किया हुआ है, वो संघ से है, इसलिए नरेंद्र मोदी उसे नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये साबित हुआ कि बिहार से और गुजरात से पेपर लीक की बात आई है, लेकिन नहीं, एक शब्द की बात नहीं करेंगे। तो जो जो समस्याएं हैं, और लाखों युवा सड़क पर है, उनसे जुड़े परिवारों की क्या हालत है, लेकिन नहीं होगा। मध्य प्रदेश को देखिए, तो नरसिंह घोटाले को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ, हाई कोर्ट कह रहा है सीबीआई तक करप्ट हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी बात नहीं करेंगे। अन्यथा उन्हें जो है छोटी छोटी याद आ जाएंगी, वो कपड़े देख के पहचानेंगे लोगों को, मंगलसूत्र की बात करेंगे, वो संडे की बात करेंगे। लेकिन जहां पर देश के छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, वो सवाल, वो बात उनके जवान पे नहीं आती है। अब क्या उम्मीद करोगे प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री जिन मुद्दों पर उन्हें बात करनी चाहिए,
वो नहीं कर रहे हैं। रूस जाके क्या गिना रहे हैं कि मैं चुनौती की चुनौती हूं, मेरा तीसरा टर्म है। अरे भैया तुम्हारा तीसरा टर्म है, ठीक है आप जीते हो, लेकिन देश के भीतर ये बताने की क्या जरूरत है कि मैं 3 करोड़ लखपति दीदी। तो भाई एक अकेले मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़ा है कि 28 महिलाएं रोज गायब हो रही हैं, उनकी बात कौन करेगा? तो मुद्दों से हटकर चीजों को घुमाना और गैर जरूरी बातों को प्राथमिकता देना नरेंद्र मोदी का स्वभाव बन गया है। और उसकी वजह से अरुण जी आपने जितनी बातें की उसमें महंगाई, बेरोजगारी, अब उनका जो डबल इंजन की सरकार है वो एक राज्य का मंत्री कह रहा है, कृषि मंत्री की 100 रुपए किलो दाल मिल रही, कहाँ मिल रही है दाल? कोई 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 तारतम्य नहीं है, जिसकी मर्जी है जैसा बोला जा रहा है। सवाल वही है कि जितना झूठ बोल दें और बेशर्मी से हंस दें, क्या करिएगा आप? दरअसल क्या है, जो गंभीर मुद्दे हैं आप आज देखिए देश के सामने, देश की, आप कहते हो कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन वो लोग आज आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी ज्यादातर जो इस्तेमाल करता है वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता है, वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि मोटरसाइकिल से चलता है, वो 3 बैठ के चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। पेट्रोल कहाँ पहुंचा है? कोई बात नहीं होगी कभी भी। कहाँ तो 40 रुपए की बात बाबा रामदेव ने की थी और कहाँ 110 115 पर है, कोई बात नहीं होगी। जो प्राइवेट सेक्टर जो बढ़ोतरी कर रहा है, अभी भी हमारे सामने नेट के इसके जियो के नेट के और उसके पैसे बढ़ाए गए। होना ये चाहिए कि जब एक तरफ आप कहते हो कि हिंदुस्तान में इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने ज्यादा नेट का इस्तेमाल करने वाले हैं, इतने ज्यादा मोबाइल हैं, फिर तुलना कीजिए कि आपका नेट इतना महंगा क्यों है। लेकिन बात नहीं होगी, क्योंकि आप एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हो, हर जगह आप कैश फ्लो बंद करके हर जगह डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो कि जहां जाओ वहां नेट के जरिए, और फिर दूसरी तरफ नेट के दाम बढ़ रहे हैं। बीएसएनएल जो भारत सरकार की संस्था थी, उसको जहर देके मारा जा रहा है, धीरे धीरे मीठा जहर दिया जा रहा है, और उसके सामने वो संस्थाएं खड़ी की जा रही हैं जो आपके पसंद के लोग हैं। तो सरकारी संस्था को आप खत्म कर रहे हैं, लेकिन बात किसी की नहीं कर रहे हैं। भाई अगर आप सच में डिजिटल इंडिया लागू करना चाहते हैं तो पहली शर्त है कि नेट फ्री होना चाहिए, नेट मुफ्त में होना चाहिए, नहीं है तो एक वाजिब दाम पर होना चाहिए। बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन नहीं बोलेंगे। भाई डिजिटल इंडिया कैसे चलेगा अगर आम आदमी उतना उनके नेट प्रेम को हुआ क्या अरुण जी? क्या हो गया है? क्या वजह पाते हैं? क्या कारण पीछे देखते हैं? इसमें क्या नजर आ रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है चूंकि उद्योगपति मित्र घोषित तौर पर देश दुनिया ने देखा है कि गले लगते हुए वैकल्पिक मीडिया की भी बात होती है। वैकल्पिक मीडिया ने भी बड़ा नाक में दम कर रखा है सरकार की। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर आपको वैकल्पिक मीडिया खत्म करना है, उसके चक्कर में आप देश के आम आदमी को मार देंगे? ये कौन पूछे? क्यों? देखिए, नरेंद्र मोदी से सवाल कोई नहीं कर सकता। संस्थाओं की बात करें, देश की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति महोदया हैं, लेकिन उनमें बेचारियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री से कभी सवाल कर सकें। हालांकि ऐसी परंपरा नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये तो लगे कि देश में राष्ट्रपति है, नहीं हो सकता। पार्टी में पहले होता था कि पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। जो आदमी प्रधानमंत्री के आगे 90 डिग्री पर झुक रहा है, वो पार्टी का अध्यक्ष है, उससे क्या उम्मीद करोगे? जब मंत्रिमंडल में कोई भी एक मंत्री ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री के किसी भी फैसले पर सवाल उठा सके, तो बोलेगा कौन? क्यों? क्योंकि मैं और मेरा, उन्हें यही भ्रम था कि जो कुछ मैं हूं मैं ही हूं। वो किसी भी चीज का क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहते हैं। वो बैलगाड़ी और कुत्ते का किस्सा आपने भी सुना होगा हमारे गांव में, कि कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता जा रहा है, उसे लगता है कि बस बैल नहीं मैं ही खींच रहा हूं। तो उनको भी लगता है कि न ब्यूरोक्रेसी है, न कोई और सिस्टम है जो देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया जो चार हैं, वो चारों में सब खत्म, अकेले वो हैं। जब लोकतंत्र के जो 4 खंबे हैं उनमें अकेले अगर मोदी जी रह जाएंगे तो फिर होगा क्या? और किसी भी चीज की आप बात करिए, अगर आपसे कोई गलती हुई या कोई कमजोरी है,
उसे स्वीकार कर लेने से आप छोटे नहीं हो जाते। लेकिन नरेंद्र मोदी की आदत नहीं है कि वो किसी भी चीज पर कोई बात करें और किसी तरह का ये मान लें कि हाँ वो भी एक आम इंसान है, उनसे भी कभी कोई गलती हो सकती है। या वो तो विष्णु के अवतार, और क्या है, वो बायोलॉजिकल है ही नहीं। नहीं, अरुण जी, एक बड़ा सवाल और भी। अभी हम देख रहे थे, जब संसद में आपने दिन राष्ट्रपति महोदया का नाम लिया, उनके अभिभाषण पर जो धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, और राहुल गांधी जी ने, वो उनसे हल्की सी चूक हुई थी, वो एमएसपी को जो एक लीगल शेप देना, कानून में शामिल कर लेने वाली बात, ततैया लग गई थी, मिर्ची लग गई थी पूरे जो ट्रेजरी बेंच को। आज देखिए किसान कितना परेशान है, बिचौलिए कैसे, वही जो अडानी अंबानी इस तरीके के जो बड़े बड़े लोग हैं, कैसे लूटपाट करते हैं। आज सब्जियों के दामों में आग लगी हुई है। क्या मिल रहा है किसान को? क्या देख रही है केंद्र की सरकार? क्या देख रही है डबल इंजन की सरकार है? क्या कहिएगा? नहीं, उसे कोई लेना देना नहीं है। अब जो बात कर रहे हैं, आपने नाम लिया, सारे देश का जो आपूर्ति निगम है या जिस सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी आज कौन है? नाम तो भारत सरकार का, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी अडानी एंड कंपनी है। जितने अनाज भंडारण के लिए जितने गोदाम बनाए गए थे, वेयर हाउस बनाए गए, मध्य प्रदेश में लोगों ने वेयर हाउस कर्ज लेके बनाए। शिवराज सिंह सरकार के रहते हुए, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, वो रोक नहीं पाई, क्योंकि सारा अनाज जो स्टोर किया जा रहा है वो अडानी के साइलोज में किया जा रहा है, और यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर ले जाके ढो के ले जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि फैसला वहां से होना है, तो कैसे किसान के बारे में नहीं सोचेंगे? दिल्ली की सड़कों पर कीले ठुकवाए, सड़कें खोद के गड्ढे करवाए, और बाद में कहते हैं कि हम तो किसान के लिए 2000 रुपल्ली 3 महीने में 4 महीने में दे के ये सोचते हैं कि किसान का हमने घर भर दिया। 20 लीटर डीजल आता है मुश्किल से। जो कह रहे हैं किसी भी स्तर पर, कहां से शुरू करें? किसान को ना तो उसको एमएसपी की तो बात छोड़ दीजिए, जिसके लिए वो लड़ रहा है, एमएसपी घोषित भी हो जाए तो खरीद नहीं हो रही। अब मध्य प्रदेश में मूंग को लेकर के तमाम बवाल मचा हुआ है। बातें सबकी हैं। दरअसल क्या है कि जो वो कह देते हैं वो ये नहीं देखते कि जो उन्होंने कहा है जमीन पर क्या हो रहा है। आप सबसे बड़ी चीज ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्रेडिट लिया गया राम मंदिर का। आप रोज नीचे देखिए कि क्या अयोध्या में किन लोगों ने जमीनें खरीद ली। प्रधानमंत्री जो खुद रामलला को लाने का दावा कर रहे थे, जो छोटी छोटी चीजों पे, मतलब राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहने पर तो आप गर्व महसूस करते हैं, सदन के भीतर आप उनके बारे में कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब वो सवाल उठाते हैं उसका जवाब नहीं देते आप। उन्होंने कहा कि हिंदू देश का सहिष्णु है, वो हिंसक नहीं है, आप कर रहे हो, तो उन्होंने हिंदुओं का अपमान बता दिया। कितना झूठ बोलते हैं, सामने सामने चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं और सच को जीती मक्खी की तरह निकल रहे हैं। भाई आज आप देखिए, लाडली बहना योजना की बात मध्य प्रदेश में हो रही है, पर वास्तविकता यह है कि जो योजना जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने भी कही, अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो तो हेमंता बिस्वा शर्मा की योजना थी, कोई नहीं बोला। तो ये चारों तरफ सबका जो असर है, जिन मुद्दों पे देखिए, शिक्षा की स्थिति जब बात करिए तो आपको नीट, नेट यूजीसी किसी भी चीज में कहीं भी पर्चे लीक, सब तरफ से, लेकिन नहीं बोले। उत्तर प्रदेश में और बिहार में, अब देखिए बिहार में कितने पुल गिर गए, 15 दिन में पुल ही पुल गिर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जो जरा जरा सी बात पे सीना ठोकते थे, उनके मुंह में अब जवान नहीं है, वो बात नहीं करेंगे। तो रोज एक पुल बह रहा है। अयोध्या की सड़कें धंस गई, 67 करोड़ रुपए किलोमीटर की लागत से बनी सड़क धंस गई। जो रेलवे 85,000 करोड़ रुपए खर्च किया अरुण जी। हालत वहां पानी पानी है, सब कुछ, और कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई बात भी नहीं। अब अयोध्या की जमीनें कैसे लोगों ने, बीजेपी से जुड़े लोगों ने खरीद ली हैं, क्या बंदर बांट हुई है, रामलला का मंदिर टपक रहा है। सीना ठोक ठोक के कह रहे थे, तो मानिए कि हाँ ये गलती हुई है। अयोध्या का हाल सबने देखा है,
नई बनी इमारत में लिफ्टें गिर रही तो हैं। अब तो वो साहब जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे हैं। अभी हमने उनको वहां भी देखा, मास्को और दूसरी जगह भी वो जय जगन्नाथ के नारे। नहीं, सवाल ये है कि जो समस्याएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं, जो अनुराग था वो शायद खत्म हो गया, वो नहीं बोल रहे, ना वो बोल रहे, ना उनके दल के लोग बोलते नजर आ रहे। संजीव जी, सबसे बड़ी बात ये, क्या पहले ये तय करें कि लगातार आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को तो भारत में मिलाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको मिला लेना चाहिए, लेकिन कश्मीर जो आपका है उसकी जनता को भी तो अपने साथ मिलाइए। ऐसा कुछ क्यों नहीं किया 10 साल में? कांग्रेस बहुत खराब थी, कांग्रेस ने आग लगा दी, कांग्रेस आतंकवाद लाई, सब कुछ हुआ। अब तो 10 साल से आप हो, आपने धारा 370 हटाई, लेकिन क्या ऐसी कोई कोशिश की कि कश्मीरी अवाम आपके साथ खड़ी हो? तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप लोकसभा चुनाव लड़ लो। तो मानो कि आप में भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं। तीसरा टर्म आपको नहीं मिला है, तीसरा टर्म जो मिला है वो एनडीए को मिला है। और जो चीजों पर भाई और कहीं कोई और प्रधानमंत्री होता तो जैसे नीट का खुलासा हुआ था, पर्चे लीक आउट का, फट से परीक्षा रद्द करता, दोबारा कराता। अब महीनों तक बच्चे भटकेंगे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सवाल गंभीर उठा रहा है, लेकिन सरकार इतनी बेशर्म हो गई है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप कहां कहां की बात बिल्कुल करोगे? बिल्कुल। नहीं नहीं, निश्चित। मैं अरुण जी, एक चीज और भी, हम 30 दिन में हमें कोई पॉजिटिव नहीं नजर आया, नेगेटिव है, नेगेटिव हर तरफ दिखा, एक चीज। और दूसरी चीज हम ये भी पा रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा था डरो मत डराओ मत, वो बड़ा क्लिक किया है लोगों में। और अब मोदी जी जो है वो डरने वाला नहीं, इकोसिस्टम की बात करते हैं। और साथ में हम ये पा रहे हैं, आपकी क्या अपना ओपिनियन होगा, इसलिए मैं सवाल करना चाह रहा हूं कि अब तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, आजिज से आए नजर आते हैं। और जो भक्त हैं, अंधभक्त भक्त, जिनके वो आंखों पर पट्टी वेल्ड नहीं है, जो थोड़ा बहुत देख पाते हैं, पट्टी उनकी जो खिसक गई है दिख रही है, तो वो भी निराशा के भाव में है। क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी सर इस पे? देखिए, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले भाजपा की बात करें तो हम और आप जिस भाजपा को देखते जानते आए, वो भाजपा है कहाँ? वो भाजपा खत्म हो गई। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा है। इस भाजपा में एक कहता है, दूसरा उसे इम्प्लीमेंट करता है, तीसरा कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश को लें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ उन लोगों को मंत्री बनवा दिया गया, जरूरत नहीं थी, जो लगातार योगी को गाली दे रहे थे। ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग और तमाम लोग। अगर भाजपा होती तो क्या ये होता? नहीं होता। मध्य प्रदेश को ले लीजिए आप, यहाँ गोपाल भार्गव, जयंत मलैया, डॉक्टर सीतारमण शर्मा, अजय बिश्नोई जैसे दर्जनों, रामपाल सिंह, भूपेंद्र सिंह जैसे दर्जनों वरिष्ठ विधायक बीजेपी के घर बैठे हुए हैं। 163 एमएलए होने के बाद भी बीजेपी, कांग्रेस छोड़ के आए रामनिवास रावत को उनके विधानसभा की सदस्यता छोड़ने से पहले आप मंत्री बना लेते हैं। ये कौन सी भाजपा है? ये वो रामनिवास रावत है जिन्होंने संघ को क्या कुछ कहा था, आरएसएस के लिए क्या कुछ कहा। किसके लिए नहीं कहा? क्यों? क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लगता है, क्या जरूरत थी भाई, क्यों लाना है? आपकी 2020 में तो ठीक है कि आपने खरीद फरोख्त की, सिंधिया जी के साथ आपने उनके सम्मान का मुद्दा बना के सरकार गिरा दी। अब किसकी सरकार है? शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री आपने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, केंद्र में मंत्री बना लिया, आपकी नजर के सामने रहेंगे, लेकिन जिनको मुख्यमंत्री बनाया उन्हें काम तो करने दीजिए। भाई आप याद करिए, पिछले दिनों कार्य समिति हुई भाजपा की, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा कि ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुवे नमः बोलते जाइए, सरकार चलाते जाइए। तो मध्य प्रदेश की सरकार में 25% मंत्री कांग्रेसी हैं। बिल्कुल। ये कौन सी भाजपा है? वो किसका फैसला है? कौन कर रहा है? ये जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं, सबसे बुरी बात, आज पुरानी पीढ़ी के भाजपाई बैठे हैं, रघुनंदन शर्मा जी जैसे लोग। अच्छा भला बीजेपी का दफ्तर था, नेस्तनाबूद करवा दिया। 25 साल पुरानी बिल्डिंग थी, उसको और बढ़ाया जा सकता था। उन लोगों ने तब खून पसीना खर्च करके उस बिल्डिंग को बनाया था, लेकिन कोई वो नहीं है, क्योंकि नई भाजपा है। अब उन्हें नई तरीके की चीजें चाहिए। मूल बात यह है कि किसी की सुननी नहीं। भाजपा के लोग कहां से नहीं बोले। उत्तर प्रदेश में मंत्री मुंह हिला रहे हैं दाल के दाम बताते हुए, क्या वो सच बोल सकते हैं? केशव मौर्य चुनाव हार गए, उनको आपने डिप्टी सीएम इसलिए बनाया कि वो योगी आदित्यनाथ का रास्ता रोक रहे थे।
क्या बीजेपी के पास नेताओं की कमी है? बीएसपी से आए ब्रजेश पाठक आपके डिप्टी सीएम हैं, लेकिन जो आपके अपने हैं उनको आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। पुराने नेताओं को आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। किसी भी राज्य में चले जाइए, राजस्थान में ले लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या कसूर था? मध्य प्रदेश में ले लीजिए, यशोधरा राजे सिंधिया या अनूप मिश्रा जैसे तमाम बड़े लोग जो हैं, जिन्होंने, जयभान सिंह पवैया और जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान लगाई, बजरंग दल के संयोजक थे, उनको कोई नहीं पूछ रहा है, वो घर बैठे हैं। अब उन्हें, जिनको कोसते कोसते सामने लड़ते लड़ते जीवन निकल गया, उन ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने झुक के नमस्कार करना पड़ रहा है। इसका, ये तो इन्होंने बीजेपी खत्म की, पर सवाल यही कि अभी कोई बोल नहीं रहा है। जब चुनाव परिणाम आए थे तब मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार जी ने कुछ बातें कही थी, संघ भी नहीं बोल पा रहा है, तो कोई कमजोरनेस है। अब अभी एक नई चीज आई है जो कि बीजेपी के लिए पूरे देश में हाईटेक दफ्तर बन रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, संघ का भी बन रहा है। तो भैया, जब सबको उपकृत कर रहे हैं सारे लोग, झंडे वालान में संघ की जो बिल्डिंग बनी है, अरबों रुपए से बनी है, तो ये सब चीजें आ कहां से रही हैं? इनकी कीमत तो आप दोगे। जब सारी चीजों को आप, संघ सीधे अपना काम करता था, अब वो भाजपा पर आश्रित है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे केंद्र हो, तो कौन बोलेगा? नरेंद्र मोदी जब तक हैं तब तक कोई नहीं बोलेगा। इशारे इशारे में बात की और अगले दिन सफाई दे दी। बीजेपी में कुछ नेता अरुण जी, जो ये जो डिफेंसिव है प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकार, इसके पीछे क्या है? ऐसा लग रहा है उनको कि ये जो नया मुल्ला है, इंडिया जो है ज्यादा प्याज खाएगा, या ये जो है खुद सेल्फ गोल मारकर कहीं साइड लाइन हो जाएगा, ऐसी कुछ इनकी धारणा है, या ये इनके दिन और खराब या इनकी मुसीबतें और बढ़ाएगा इंडिया या राहुल गांधी? क्या कहेंगे आप 30 दिनों के एक्सपीरियंस के आधार पर? 30 दिनों के अनुभव के आधार पर एक बात कहें कि इंडिया अब टूटने वाला नहीं है, इंडिया अब झुकने वाला नहीं है। एक तरफ से कांग्रेस में अब राहुल, पिछले सत्र में आपने राहुल की बातें सुनी, हम कांग्रेस के समर्थक नहीं है और हम कांग्रेसी नहीं है, हम तो जो सामने आता है उसका पोस्टमार्टम करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। राहुल में जो बदलाव आया है, जिन राहुल को ये पूरे के पूरे मजाक उड़ा के पप्पू बना के छोड़ा, अरबों रुपया खर्च किया बीजेपी के आईटी सेल ने और नरेंद्र मोदी ने। भाई, पप्पू बयान मोदी का था और राहुल के गले में डाल के उठा के उसको कितनी ताकत लगाई। वो आदमी अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम के बदल गया है। उसने सदन के भीतर जिस तरह से मुद्दे उठाए पूरे देश ने देखा है, अब उसका जवाब नहीं है। अगर नेता प्रतिपक्ष ये कहता है लोकसभा अध्यक्ष से कि आप सीधे खड़े रहिए, आप किसी के इशारे पे मत चलिए, अखिलेश ने क्या कहा था? तो भीतर सदन के जो बात आपसे मैं कह रहा था कि न तो अब कांग्रेस झुकने वाली है, उनके साथ कौन है? अखिलेश यादव। वो सबके सब, ये जो दो लड़के हैं, इन्होंने हंस हंस के अब आईना कैसे दिखा रहे हैं? सदन में पहली लाइन में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद बैठते हैं। इससे ज्यादा तगड़ा, जिसको कहते हैं ना अपने यहाँ तमाचा मारना, कि सामने देखो कि ये अयोध्या है, तुम कहते थे तुमने राम मंदिर बनवाया, बीच में सिर्फ चुनाव के दृष्टि से अधूरे मंदिर में प्रतिस्थापना कराई और सारे काम किए, रामलला की उंगली पकड़ के लाए, और वहां क्या हुआ है? वहां के लोगों ने किसको जिताया है? कहाँ है भगवान आपके साथ? कोई भी एक एक करके बात करें, कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही है, कांग्रेस के नेता बहुत वोकल हैं, उनके साथ अखिलेश यादव खड़े हैं। अखिलेश यादव भी पहली बार इतने मजबूत होके आए हैं और उन्हें मालूम है कि नरेंद्र मोदी क्या हासिल करते हैं अपने साथ वालों का और अपने विरोधियों का। कौन सी वजह है जो बहन मायावती के मुंह में जबान नहीं आई? कौन सी वजह है कि नरेंद्र मोदी के पांव छूने के लिए झुक रहे हैं नीतीश कुमार? महुआ मोइत्रा का भाषण सुनिए आप। 29 सीटें लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की हैं। उस लड़की ने एक एक शब्द, इतनी हिम्मत नहीं थी कि प्रधानमंत्री बैठे रहे, तो जो आईना दिखा रहे थे। अब आप सदन के नेता हैं, आसन से आपको पूरी छूट है, जो आप बोले तो आप कुछ भी कहते रहिए, बालक बुद्धि। और वो बेहतर होता राहुल गांधी को बच्चा साबित करने के बजाय जो मुद्दे उठे थे सदन में उन पर बात करते, राष्ट्रपति के भाषण पर जो आपका पक्ष था वो रखते, लेकिन नहीं कर पाए।
तो एक एक करके चलें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या तमिलनाडु की डीएमके हो, या बाकी लोग हों, छोटे छोटे जो दल हैं, वो कोई भी ऐसा नहीं है। इन्होंने कोशिश की, अगर ये दल कमजोर होते हैं, इनके साथ देने वाले कमजोर होते, संजीव जी, अब तक नीतीश कुमार हो गए होते, लोग पहुंच जाते। अब चुनौती ये है कि सामने खड़े लोग, अब आप उनकी जबान बंद नहीं कर सकते। हाउस में देखिए, जब महुआ मोइत्रा बोल रही थी, आसंदी ने उन्हें रोका नहीं। कितनी भी कोशिश कर लें, ये जो भी बात कर रहे हैं, पप्पू यादव ने आसंदी शपथ लेने के बाद जिस तरह से किरण रिजिजू को हिंदी में समझाया, ऐसा भी कभी नहीं। ठीक है, राहुल गांधी की बहुत सारी बातों को आपने स्पंज करा दिया, लेकिन बातें तो हुई, लाइव में तो गई। बिल्कुल तो आप बिल्कुल करोगे क्या? अब आप ये नहीं कर सकते कि सामने खड़ा हुआ बाहर फिकवा दो, सुनेंगे नहीं, एक तरफा बिल पास कराएंगे, वो नहीं होगा। 239 लोग सामने खड़े हैं। बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल अरुण जी। हम ये भी जो हमने 2014 देखा था, जैसे वो निकले थे गुजरात से 3 बार की सरकार के बाद, 282 आया 14 में, फिर 303 लाए, अब 240 पर अटकी है बीजेपी, जो 300 कह रहे थे कि 370 या उसके पार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर होगी, 400 पर एनडीए होगा। तो खामोशी की आपने बात की कि बीजेपी की कुछ मतलब उसमें जो नेतागण हैं उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, संघ की अपनी मजबूरी है, लेकिन कितने दिन तक ये मजबूरी रहेगी, एक बात। और दूसरा, जो भी आने वाले 3 राज्यों के चुनाव हैं, चाहे वो झारखंड हो, हरियाणा और महाराष्ट्र, ये क्या कुछ इसके बाद फैसला आएगा सामने? और लोग जो हैं अपने दल से, देखिए सामने तो इंडिया तो चुनौती दे रही है, अब जो घर से जो चुनौतियां मिलनी है, कठिनाइयां पेश आनी है, बहुत देर तक संघ भी चुप नहीं बैठेगा, और बहुत देर तक जो बीजेपी के तपे मंजे नेता हैं वो भी शायद चुप नहीं बैठेंगे। क्या देखते हैं, क्या पाते हैं? फाइनल जवाब 30 दिन के, हम जो इस पूरे के पूरे प्रधानमंत्री 3 तक बात कर रहे हैं, आपका जवाब। देखिए, हम महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में अच्छी भली शिवसेना, उसको तोड़ा, और जो नंगा नाच हुआ है ताकत का, विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। कैसे, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता था। केंद्र के इशारे पर जो हुआ, जो आदमी मुख्यमंत्री रहा है वो डिप्टी सीएम बन गया, और जिसके पास 2 दर्जन एमएलए हैं, 3 दर्जन एमएलए हैं, वो सीएम बना हुआ है। उसके बाद कैसे 70,000 करोड़ और 24,000 करोड़ के आरोप वाले अजीत पवार जो है डिप्टी सीएम बन जाते हैं, फिर उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। तो जो, जिसको सीधे सीधे कहें कि ताकत का नंगा नाच महाराष्ट्र में हुआ, उसका उत्तर कहाँ मिला? लोकसभा चुनाव में। बीजेपी के पास कितने, 2 अंकों में नहीं, 48 सीटों में। और ये होगा, वहां का भाजपा का पुराना कार्यकर्ता खून के आंसू रो रहा है। आपने नए लोग खड़े किए, सबसे ज्यादा अपमानित तो नितिन गडकरी हैं, वो भी वहां से आते हैं। उनके साथ क्या नहीं किया गया है? तो उनकी किस्मत थी जो जीत गए, अन्यथा पार्टी की तरफ से जिस तरह से फडणवीस को आगे बढ़ाया गया और मुख्यमंत्री तब बनाया गया था, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। चाचा भतीजे तो एक हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि एक नाथ शिंदे को भी समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है। पर भाई, जो अब हाल होगा इनका, वो ये है कि महाराष्ट्र में सत्ता तो बहुत बहुत दूर की बात है, ये 2 अंकों में विधायक ले आए, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जो उनका हश्र हुआ हो, वो विपक्ष के कुछ पार्टी के भीतर आप अपने बड़े नेताओं को कोल्ड स्टोरेज में डाल के उनके ऊपर नए दूसरे लाद रहे हो, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नरेंद्र मोदी हो, आपकी मर्जी है, आपको ये भ्रम है कि आपकी वजह से पार्टी चल रही है। कोई अपरिहार्य नहीं होता। इस देश में बहुत सारे लोग गए। अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में आप समझिए कि आधा तो लोकसभा सीटें हार गए। बिल्कुल। हरियाणा में बीजेपी थी कहां? कांग्रेस के सहयोग से और देवीलाल के वंशजों के सहयोग से आप सरकार में हैं। कांग्रेस के सहयोग लोगों को लेके आपने अपनी सरकार चलाई। आज कांग्रेस फिर से मजबूती में आ गई है, आधी सीटें उसने लोकसभा की जीत ली हैं। और विधानसभा चुनाव आते आते, क्योंकि देखिए हरियाणा में जाटों का राज रहा है हमेशा, या बिश्नोई जो है वो भजन लाल रहे, या बंसीलाल और देवीलाल, इनके परिवारों में सत्ता घूमती रही है। आप लाए तो आपने लोकल की बजाय आप किसको, खट्टर साहब को ले आए। आप तो खट्टर क्या, खट्टर आपके साथ थे,
खट्टर साहब बताते हैं मैं मोदी जी को स्कूटर पे घुमाता था। खट्टर साहब दूसरा टर्म नहीं जीते थे। अगर देवीलाल के चौटाला के नाती की पार्टी नहीं होती तो सरकार नहीं बन सकती थी। जी जी। अब क्या किया है आपने? अब आप सैनी, नायब सिंह सैनी को लेके आए हैं। आप याद करिए पहले टर्म में राजस्थान हरियाणा पूरा जला था, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, मंत्रियों के घर जला दिए गए थे जब जाट उतरे थे सड़कों में, ये कुछ नहीं कर पाए। अब फिर से वही किसान आंदोलन और बाकी चीजें खड़ी हो रही हैं। आज हाई कोर्ट ने कहा है कि शंभू बॉर्डर खोलिए, तो वहां भी जनता इन्हें जो जवाब देने वाली है ये अपने को दिखेंगे नहीं। झारखंड में तो जो तमाशा हो रहा है कि जबरदस्ती वहां भी जो था 2019 में 12-2 वो 5-9 में बदल गया। और आपने जो कुछ किया वहां, जो वहां के चीफ मिनिस्टर के बेचारे को जिस तरीके से आपने जेल में भेजा और उसमें निकल कर आ गया कि वो सब कर सकते थे गुनाह, उसके आधार पर हमने धरा था उनको। हाँ, और अभी भी आप उसमें जो कोशिश हो सकती है उनको और डिमोरलाइज करने की कोशिशें कर रहे हैं, मतलब विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसी आज नहीं। आप देखिए वहां पर आपने हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया उठा के। जो चीज हाई कोर्ट मान रहा है कि बस हाँ आपको सपना आया, ईडी को सपना आया ऐसा हो सकता है, जमीन अटैच कर लो। लेकिन भाई जनता जो है वो सोरेन परिवार के साथ थी। कांग्रेस और उनका जो गठबंधन है अब वो फिर से बने। अरविंद केजरीवाल ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया है? जबरदस्ती। अभी तक उस मामले में ये साबित नहीं हुआ कि पैसा कहाँ गया। आप कह रहे हो गोवा के चुनाव में गया, किसने पहुंचाया, कैसे गया? ऐसे तो कह दो तो अरबों रुपया कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री निवास गया, गृह मंत्री निवास गया। ये जवान हिलाने से क्या होता है? कोई भी आरोप लगा सकता है, लेकिन सबूत चाहिए, वो नहीं है। और ये सबको समझ में आ गया। भाई बंगाल में इन्होंने भरपूर कोशिश की ममता बनर्जी को डाउन करने की, लेकिन जनता साथ खड़ी थी, नहीं कर पाए। साउथ में भी इन्होंने वही खेल खेला, किसको अपमानित नहीं किया था। आज जो चंद्रबाबू नायडू बैसाखी दे रहे हैं उनकी हैसियत क्या बना दी थी इन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है कि अब पानी उतर रहा है। और एक बात समझिए, हम लोग कहते थे बाढ़ का पानी उतरता है उसके बाद तबाही पता लगती है, तो अब नरेंद्र मोदी का पानी उतर रहा है। धीरे धीरे चीजें जो सामने आएंगी। हम मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, व्यापक घोटाला, इतना बड़ा घोटाला है। अरुण जी बिल्कुल, मेरा वक्त की थोड़ी सी कमी, मैं तो आपकी अंतिम टिप्पणी ये चाह रहा था। जो विपक्ष बार बार कहता है, बहुत लोग कहते हैं विकास नहीं विनाश पुरुष है, और इसी ने देश को जहां गर्त में पहुंचाया है, बार बार ये आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग। तो इस विनाश पुरुष, जो कथित विनाश पुरुष से क्या मुक्ति करीब है, ऐसा मान सकते हैं? क्या कहेंगे आप? नहीं, आप देखिए विकास कहाँ हुआ। विपक्ष नहीं कहता, जनता कहती है। आप बताइए ना, हम आप एक आम नागरिक की तरह से बात करें। इन्होंने वंदे भारत नाम, बड़ा नाम लाए। मैं पिछले हफ्ते दिल्ली से भोपाल आ रहा था, उस ट्रेन में निजामुद्दीन स्टेशन पे भारी गंदगी डिब्बे में जब डांट डूट की तो पता लगा वो कहने साहब हमारे लड़के छुट्टी पे। आपने सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया है। आप बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, खाना घटिया है, ट्रेन में व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपने कह दिया। सच तो आप देखेंगे नहीं। रेलवे स्टेशन आपने बेचे हैं, ठीक है, कांग्रेस के समय बेचे गए थे। हवाई अड्डे आपने बेचे हैं, हवाई अड्डों की हालत क्या है? आप याद, दिल्ली में नया हवाई अड्डा गिर गया, आप कुछ भी कहो, कहाँ नहीं। गुवाहाटी के हवाई अड्डे पे पानी भर रहा है, पटना में वही हालत। सब तरफ ये दिख रहा है विकास और विनाश क्या है। दिल्ली की हालत देखिए, अब पूरा नया बनाया गया, कहने भर से क्या हो रहा है। जिन चीजों को आपने कौन सा मंडपम बनाया प्रगति मैदान में, उसकी पूरी टनल भरी हुई थी, भारत मंडपम, भारत मंडपम। तो कहीं भी ये साबित हो जाए कि हाँ भाई वैज्ञानिकों ने सालों साल मेहनत की तब जाके वो चांद पे पहुंचे, उसका श्रेय आप लेते हो, ले लो, कोई नहीं रोक रहा है, किसी तरह का नहीं है। खिलाड़ियों के खेल का श्रेय आप ले लो, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जब महिला पहलवान रो रही थी, सड़कों पर उन्हें घसीटा जा रहा था, तब आपकी आंखें बंद थी। जहां आपके लोग गड़बड़ कर रहे हैं वहां आप नहीं देख रहे हो। सारे बलात्कारियों के नाम, बड़े बड़ों के ले लिए, बीजेपी के बड़े नाम है। कांग्रेस गंदी थी, कांग्रेस को लोगों ने गड्ढे में डाल दिया। लेकिन आप कहां, कौन सी चीज ऐसी है जिसको हम ये कहें कि क्लियर कट ये भाई ये जो है ये हमारा विकास का मॉडल है और ये कितना मजबूत है। अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए संसाधन आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में बने
हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सड़कें सब खत्म हो रहे हैं। सिस्टम कहाँ है? हर जगह जो है आदमी पिस रहा है, मार खा रहा है। हम कहते हैं कि हम आपके 10 साल के आपकी नोटबंदी भूल जाते हैं, कितने लोग मरे। जब कोरोना आया आपकी अक्षमता भूल जाते हैं, आपने क्या क्या नहीं किया, घंटे बजवा लिए, घड़ियाल बजवा लिए। दवा वो आई जिसमें जो आदमी को आज भी मार रही है, उस पर एक जवान एक शब्द नहीं बोले हैं। हर जगह फंसे हैं। नोटबंदी से क्या हासिल हुआ ये बताएं देश जी को, नहीं बताएंगे। जब देशबंदी की थी आपने, तो आप ऐसे तो आप जो है युद्ध रुकवा कर यूक्रेन से ले आओगे, दावा करेंगे आपके चमचे जो हैं, और तब आप मजदूरों को घर तक नहीं पहुंचा पाए, सड़कों पर लोग मरे। चाहते तो सेना कर सकती थी, लेकिन हर जगह जहां प्रूव करना था कि हाँ कुछ कर सकते हैं, वहां नरेंद्र मोदी फेल हुए। पास कहां हुए? मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, कांग्रेस को टारगेट करने के लिए कुछ भी कहेंगे। इस चुनाव प्रचार में आपने देखा उन कानूनों की जो भाषण में था नहीं वो बोले, झूठ झूठ और झूठ। तो नरेंद्र मोदी का विकास कहीं नहीं है। गुजरात में कहा गया था ना, विकास गांडो थई गयो, मतलब विकास पागल हो गया है। अभी किसी भी राज्य में चलिए आप, आपने एक लाइन में कहें तो 10 साल में आपने पूरी बीजेपी खत्म की। बीजेपी में अपने उन लोगों को जो अक्षम है, जो आपके सामने सर झुकाए खड़े रहेंगे, उनको आपने आगे किया। आपने ब्यूरोक्रेसी में भी वो लोगों को आगे किया है जो आपके इशारे पे चल रहे हैं। रीढ़ वाला ब्यूरोक्रेट अब देश में दिख नहीं रहा है। राज्यों के बीच आप भेदभाव कर रहे हैं। उन्हें आप, जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां की परिस्थिति और है। क्यों नहीं मध्य प्रदेश में ईडी ने अब तक किसी माइनिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की? क्यों नहीं इतने बड़े जो लैंड माफिया हैं, जो जिन्होंने ये एग्जाम माफिया हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं हुई? मंत्री के खिलाफ लगातार आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप लगता है कि उसने बड़ी सेवा की तब तीसरी बार मंत्री बना है, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। सीबीआई के अफसर पकड़े जा रहे हैं, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं, आपके मुंह में जबान नहीं है। तो जो मुद्दे हैं उन पर कभी बात नहीं करेंगे। और आज इन्होंने सारी चीजों को, जो सत्ता के की शुचिता थी, जो हमारे लोकतंत्र की जड़ थी, रीढ़ थी, उन सभी मुद्दों को इन्होंने खत्म कर दिया है। हिंदू मुसलमान संप्रदाय आज सरकार का एजेंडा है, जबकि सरकार चलाने के लिए सर्वधर्म समभाव के साथ आने चाहिए था। कानून सबके लिए एक है, जो गलती करे उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं। आपने डंका पीटा कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए हैं। कितने 30% महिलाओं को टिकट दिए क्या लोकसभा में? तो जो वो कह रहे हैं वो करते नहीं है। और नरेंद्र मोदी देश को ऐसे चला रहे हैं कि जैसे उनके पिता की जागीर है। दुर्भाग्य ये है कि पार्टी, विपक्ष तो अपनी जगह है, तो विपक्ष कुचला जा रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जिसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, सिकंदर वक्त ऐसे बड़े लोगों ने अपने खून से सींचा, वो खत्म हो गई है। और आज भी भाई रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, प्रकाश जावड़ेकर, ऐसी एक बड़ी फौज है भाजपा नेताओं की, वो घर क्यों बैठे हैं? उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया गया है। लेकिन सावित्री ठाकुर मंत्री बन गई, आदिवासी नाम पर। अरुण जी फाइनल टिप्पणी करिएगा, अरुण जी फाइनल टिप्पणी करिएगा, मेरा इस वक्त की बहुत अब लगभग खत्म। सबसे बड़ी चीज ये है कि अब नरेंद्र मोदी को पिछले 10 साल की तुलना में जवाब न केवल विपक्ष को देना होगा, पार्टी के भीतर भी बातें होंगी, क्योंकि दिख रहा है क्या हो रहा है, चारों तरफ दिख रहा है। आपके फैसले जो हैं, आपकी जो जिसको कहते हैं कि आपने जो कुछ किया है सब फेल हुए, आपके प्रयोग फेल हुए हैं, आपकी आंखों के सामने है। आपके बोल भर देने से नहीं होने वाला है। अब नरेंद्र मोदी को आम आदमी की तरह से सामने खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा और सवाल सुनना पड़ेगा। ये पहली बार लोकसभा में साबित हुआ है, ऐसा ही अब सड़कों पर होने वाला है। किसानों को गड्ढे खोद के, खाइयां खोद के रोकने की स्थिति में अब नहीं रहेंगे। और अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि चीन ने लद्दाख में क्या किया है और अरुणाचल में क्या किया है, और क्यों मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला नर्सिंग का हुआ है। ये सब पर बात आपको करनी पड़ेगी। ये इस बार की चुनौती है कि अब आपको बोलना पड़ेगा, अब आप दादागिरी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, बहुत शानदार चर्चा के लिए आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे। 30 दिन का जो उनका पूरा का पूरा एक सफर है, उस पर आपने एक जबरदस्त तस्वीर पेश की है, और मुझे लगता है यही वास्तविक तस्वीर है। और इसको लेकर जो आप कह रहे हैं
बोलना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो ये थे अरुण दीक्षित साहब, जिन्होंने 30 दिन के प्रधानमंत्री के जो एक कार्यकाल अभी रहा है 3O में, उसकी तस्वीर पेश की। और एक ऐसी तस्वीर है, भयावह तस्वीर है, और अरुण जी ने यही प्रतिपादित किया है कि जो 2 टर्म में हुआ वो अब नहीं चलेगा, और जो देश की जनता जवाब चाहती, विपक्ष जो जवाब चाहता है, उसे प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। ना केवल उन्हें, बल्कि वक्त वो भी आ गया है जब उनके अपने दल से आवाज उठने वाली है, वहां से भी जवाब मांगा जाने वाला है, और संघ भी बहुत देर तक खामोश रहने वाला नहीं है, वो भी जवाब मांगेगा। और अब निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइएगा। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।